हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का लेसन 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला से हम शुरू करते हैं। ग्रीष्म काश में पहेलियों बुझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, तगाड़ी, बेलचा, हल इत्यादि। क्लियर? क्या हुआ यहाँ पे? क्या आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं? हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो आपका मेन टॉपिक हो, मेन टॉपिक को आप लिखते जाएं। ठीक है, अब यहाँ से अब कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियाँ क्या है? कृषि पद्धतियाँ क्या है? सन 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। क्या किया? अपने भोजन के लिए जंतुओं की शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। कृषि का यदि आपसे पूछे कृषि का आरंभ किस प्रकार हुआ, तो जो घुमंतु लोग थे, जो पहले के जो लोग थे, वो सबसे पहले खेती करना आरंभ किए, जो ये चावल, गेहूँ तथा अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकते थे। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर लें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक टॉपिक मिल गया कि फसल किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे इसको ड्रॉ करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं उसके? एक खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक रहता है। कब रहता है वर्षा ऋतु भारत में? कब तक रहता है? जून से सितंबर तक रहता है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फसल के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग, पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ फसल क्या है? तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। ठीक है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी जो फसलें हैं, ये सारी फसलें खरीफ फसल हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं रबी फसल क्या है। शीत ऋतु
अक्टूबर से मार्च तक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रबी फसल को कब से कब तक बोया जाता है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा असली रबी फसल के उदाहरण हैं। क्या है? असली रबी फसल के उदाहरण है। तो आपको यहाँ से इसको नोट कर लेना है, खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं। और यहाँ पे फसल के दो टाइप्स होते हैं, पहला टाइप है खरीफ फसल और दूसरा टाइप है रबी फसल। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ हैं जो आगे दिए गए हैं। अब यहाँ से हम आगे पढ़ लेते हैं कि कृषि पद्धतियाँ कितने होते हैं। तो कृषि पद्धतियाँ हम लोग पढ़ते हैं। कृषि पद्धतियाँ स्टूडेंट देखिएगा, कृषि पद्धतियाँ का कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। क्लियर? कृषि पद्धतियाँ के कुल कितने भाग होते हैं? कुल इतने भाग हैं। आप इसे अपने नोट कॉपी पे ड्रॉ कर लें। अब हम लोग चलते हैं, मिट्टी तैयार करना क्या है। मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार करना क्या है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। क्या है? देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। प्रथम चरण में यही होता है, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक हैं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल के उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि फसल उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मिट्टी को उलटना, पलटना तथा मिट्टी को क्या पोला बनाना। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, बड़ी मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जुताई क्या है, जुताई क्या है। तो यहाँ से आपको आंसर में लिखना होगा, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्लियर? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनेगा, कृषि औजार क्या है। कृषि औजार क्या है? अब यहाँ से आते हैं कृषि औजार के टॉपिक पे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल से, कुदाली से, कल्टीवेटर से। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो आपसे अब पूछ देगा कि खेतों को मिट्टी के भुरभुरा करने के लिए कौन कौन से औजार का उपयोग किया जाता है, तो हल का, कुदाली का एवं कल्टीवेटर का। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं कि कल्टीवेटर और क्या है। हम यहाँ से पढ़ते हैं हल क्या है। हल क्या है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने
एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखें। आपसे पूछेगा कि हल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हल का उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े तथा ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हल सैफ्ट किसे कहते हैं, हल सैफ्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसे हल सैफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कुदाली किसे कहते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट, देखिए यहाँ पे आप लोग हल का फोटो देख सकते हैं, ये हल का फोटो है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। हल को कैसे खींचा जाता है? पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। अगला टॉपिक, कल्टीवेटर क्या है। कल्टीवेटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। किससे की जाती है? ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। तो यही हमारा कल्टीवेटर है। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा जो जिससे हमारे खेत की जो जुताई हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक, बुआई हम लोग पढ़ लेते हैं। बुआई क्या है, बुआई के बारे में पढ़ लेते हैं। बुआई क्या है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। देखिए, बुआई जो है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। देखिए, जब खेती किया जाता है तो उससे सबसे पहले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। जो भी सबसे ज़्यादा उपज हो सकती है, किसान उसको अपने खेतों में बोना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा परंपरागत औजार क्या है। परंपरागत औजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? कीप के आकार का होता है, जिसके सहायता से बीजों को, जब हल चलता है तो बीजों को कीप के सहायता से उसको बुआई किया जाता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर या 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यह यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यह जो है यही कीप है जिसके सहायता से बीजों को क्या किया जा रहा है? जमीन में बोया जा रहा है। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सील ड्रिल क्या है। सील ड्रिल क्या है? सील ड्रिल किसे कहते हैं, क्या है यह? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल, ये देखिए स्टूडेंट, ये सील ड्रिल हमारा है। अब इसका फोटो देख लें, ये हमारा सील ड्रिल है, इसे हम लोग सील ड्रिल कहते हैं। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। क्या बनी रहती है? समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सील ड्रिल बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत करती है। क्लियर है। सील ड्रिल जो है क्या करती है? बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत करती है। अब यहाँ से आ गया, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है खाद एवं
उर्वरक मिलाना, खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें स्टूडेंट, वीआई क्वेश्चन है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम लोग खाद या उर्वरक कहते हैं। अब से एग्जाम में पूछ देगा खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको लिख देना है कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ में जो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हम लोग आते हैं, टॉपिक हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। उर्वरक क्या है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं, विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है, वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उर्वरक का उत्पादन आपसे पूछ देगा उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आपसे यह पूछ देगा कि उर्वरक के आप उदाहरण दीजिए, तो ये सारे उर्वरक के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। कहाँ से, यहाँ से आपको इसको नोट कर लेना है, उर्वरक के उदाहरण। क्लियर है, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं टॉपिक। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक मिल गया स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा है खाद एवं उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एवं खाद में अंतर हमको बताना है। तो देखिए आपको एग्जाम किस तरह से लिखना है, एक तरह आपको बनाना है कॉलम, आपको 2 कॉलम बना लेनी है, जिसमें एक में लिखना है उर्वरक और सेकंड में लिखना है आपको खाद। अब देखिए उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। किस तरह से प्राप्त होते हैं, पौधे एवं अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक का देखते हैं सेकंड टॉपिक, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और खाद क्या है, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद को कहाँ बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक का थर्ड टॉपिक, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। और खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। क्या होती है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक हम लोग देते हैं, चौथा टॉपिक देते हैं, उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है। और खाद में लोग देख लेते हैं, खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। क्या होता है, तुलनात्मक रूप से इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं खाद में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, खाद के लाभ। खाद के क्या लाभ हैं, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। अब आपसे पूछ देगा कि उर्वरक की अपेक्षा जैविक खाद को अधिक मानी जाती है या कम मानी जाती है। आपको लिखना है कि इसको अधिक मानी जाती है। इसका मुख्य कारण, इसका कारण भी है, पहला इसका कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। सेकेंड कारण, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। ठीक है। इसका थर्ड कारण, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा कारण, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्या होता है, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कैसे होता है, पौधों के जड़ों द्वारा, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है।
पौधे में लगभग 90% जल होता है। कितना जल होता है? 90% जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आपका खेत सूखा रहेगा तो बीज जो भी रहेंगे वो बीज क्या रहेंगे, वो नहीं, वो अंकुरित नहीं होंगे। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। जल में खुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। क्या है? जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यहाँ से आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट। निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम नोट करें। सिंचाई किससे कहते हैं? तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्लियर है यहाँ से? अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। यहाँ से हम देखते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं? कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। क्या है? जल के स्रोत हैं। मतलब क्या है? ये सारे जो हैं ये सिंचाई के स्रोत हैं हमारे। ये सब कुआं, जल, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर, ये सारे सिंचाई के स्रोत हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। क्या है? जो विभिन्न तरीके हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उस सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के वहाँ पे जुगाड़ है। जैसे मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष है। क्या है? कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। अब देखिए स्टूडेंट, खुद से पानी निकालना या किसी मनुष्य के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा पानी निकालना, उसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है मोटर द्वारा, जिसे घिरनी द्वारा। दूसरा है चेन पंप द्वारा। तीसरा है ढेकली द्वारा। चौथा है रहट द्वारा या उत्तोलक द्वारा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं यह व्यक्ति किस तरह से कुएं से पानी को निकाल रहा है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें किस तरह से पानी को निकाला जा रहा है। क्या आप इस भी फोटो को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अलग टॉपिक। अलग टॉपिक हमारा है सिंचाई के आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। इसकी मुख्य विधियाँ हैं। पहला विधियाँ कौन सी है? इसकी पहला विधि है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? चलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध है, उधर वो पाइपों नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। अब देखिए छिड़काव, इसका नाम ही है छिड़काव तंत्र। इससे इस तरफ जल को निकलता है कि जैसे लगता है कि क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए जो छिड़काव तंत्र है वो जो सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए है? कॉफ़ी की फसल के लिए। किसके लिए? कॉफ़ी की फसल के लिए है।
अब देखिए सेकंड में हमारा आता है द्वीप तंत्र। द्वीप तंत्र क्या है? द्वीप तंत्र क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों को जड़ों में गिराता है। क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। अतः इसे द्वीप तंत्र कहते हैं। चलिए यहाँ से आप इसको नोट कर लें, द्वीप तंत्र किसे कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। तो देखते हैं, फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जिसके से एक पाइप निकला हुआ है। जो पाइप यहाँ से क्या होती है, यह जो फसल हमारी है, जो पौधे हैं, इस पौधे की क्या होती है, इस पौधे के एकदम जड़ों तक पानी को एकदम पहुँचाया जाता है। जितने भी पौधे हैं उस पौधे के जड़ों तक पानी को पहुँचाया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं खरपतवार क्या है, ठीक है। खरपतवार के बारे में पढ़ लेते हैं। खरपतवार क्या है? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आप यहाँ से इसको नोट कर लें, खरपतवार किसे कहते हैं। अब यहाँ से चलते हैं अगला। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की विधि को हम लोग निराई कहते हैं, ठीक है। खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर क्या करते हैं, उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जब हमारे खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो फसल के साथ कुछ खरपतवार उग जाते हैं, जिनको हम लोग किस तरह से हटाते हैं, या तो उनको जड़ों से कबाड़ देते हैं या उन्हें जमीन की निचले हिस्से तक सटाकर उसको काट दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। कैसे किया जाता है? खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से रसायन के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। तो आप यहाँ से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? तो रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रित करना खरपतवारनाशी कहलाती है। क्या कहलाती है? खरपतवारनाशी कहलाती है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कटाई। कटाई के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कटाई क्या है? फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यहाँ से अब इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, कटाई किसे कहते हैं? तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं
अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितने समय लगता है? 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब यहाँ से आप इसको भी स्टूडेंट नोट करें। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? तो हार्वेस्टर हम लोग किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से फसलों को काटा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लें, हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों की एक साथ नोट करें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन, अब देखते हैं कॉम्बाइन मशीन क्या होता है। कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा मशीन है यह हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का एक रूप है। जो काम हार्वेस्टर और थ्रेसर से अलग अलग किया जाता है वह इस मशीन से दोनों काम एक साथ में किया जा सकता है, ठीक है। दोनों काम एक साथ में किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बाइन। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक। यहाँ से अब हमें पढ़ना है भंडारण। भंडारण किसे कहते हैं? भंडारण क्या है? फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुपयोगी हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। क्या किया जाता है? साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि साइलो क्या होता है, तो इस टॉपिक में आप यहाँ से देख सकते हैं यह अनाज भंडारण हेतु साइलो है। क्या है? यह साइलो है। इसमें आपको जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं इस सारे बॉक्स में क्या भरे हुए हैं? सारे बॉक्स में अनाज भरे हुए हैं, ठीक है। जितने भी बॉक्स हैं सारे बॉक्स में अनाज भरे हुए हैं, या फिर जितने भी अनाज होते हैं उनको बोरे में डालकर उनको इस तरह से गोदाम में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? भंडारण गृहों में रखा जाता है। क्या में कर बोरे में करके, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पे किया जाता है इसे पशुपालन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पशुपालन कहते हैं। तो आप यहाँ से इसको नोट कीजिए। आप यहाँ से स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, पशुपालन किसे कहते हैं। तो क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग पढ़ते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को हम लोग फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में बांटे हैं, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। ये सारे हम पढ़ चुके हैं।
जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पाटल का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फसल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फसल। ठीक है, एक ही स्थान पर एक बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम लोग फसल कहते हैं। सेकंड टॉपिक, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर का, क्षतिग्रस्त बीज की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। ठीक है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। तो जो भी बीज हमारी खराब होगी वो जल में डालने पर क्या होगी? तैरने लगेंगे। क्या हो जाएगी? वह तैरने लगेंगे। इसका आंसर हो जाएगा तैरने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा जल और यहाँ भरा जाएगा पोषक। क्या भरा जाएगा? पोषक। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। आपके पास कॉलम ए है और यह कॉलम बी है। कॉलम ए में हमारा है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक एवं कार्बनिक खाद। तथा कॉलम बी में है मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप इसका उत्तर रख लें। खरीफ फसल पे हो जाएगा धान एवं मक्का, रबी फसल गेहूं, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक तथा कार्बनिक खाद। क्लियर है? अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल का उत्तर हो जाएगा, खरीफ फसल का 2 उदाहरण है गेहूं और चना। और सेकंड है रबी फसल। तो रबी फसल का उत्तर हो जाएगा धान और मक्का। क्या हो जाएगा? धान और मक्का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। अब इसको पढ़ चुके हैं, मिट्टी तैयार करना क्या होता है, बुआई क्या है, निराई क्या है तथा थ्रेसिंग क्या है। ठीक है, तो सारे जो टॉपिक हैं उसके एक से हम एक लाइन से आंसर देखते हैं। इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं, मिट्टी तैयार करना क्या है। मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इससे लंबे समय पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। किससे होता है? कल्टीवेटर से होता है। मिट्टी पोला करने से इससे जड़ें गहराई तक जाती है और पोला मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों का वृद्धि करने में सहायक करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बुआई के बारे में। बुआई क्या है?
बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है हो और स्वस्थ हो। क्या हो? जो अधिक उपज देती हो और वह स्वस्थ हो। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा है निराई। क्या है? खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। किसे निराई कहते हैं? खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों को उपयोग में किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं थ्रेसिंग क्या है। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? बीजों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। अब यहाँ से हम आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि स्पष्ट कीजिए कि खाद उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आपको खाद और उर्वरक में अंतर लिख देना है। खाद का हो जाएगा यह एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। खाद यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद क्या होता है? खाद इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक में क्या होता है? इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें खाद और उर्वरक में अंतर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हैं। पहला विधि है नहर और दूसरा विधि है कुआं। नहर और कुआं। क्लियर है? यहाँ से हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फसल उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। और कौन कौन सी विधि हैं? पहला विधि हमारा है निराई के द्वारा और दूसरा विधि हमारा है पीड़कनाशी के उपयोग से। किसे? पीड़कनाशियों के उपयोग से। क्लियर है?